तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर है और इस समय फ्रांस के नीस में, और वहीं से हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा जुड़ चुकी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा ममता का रुख करेंगे। ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत अहम और खास माना जा रहा है, खासकर अगर भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों की बात की जाए तो कैसे यहाँ नई ऊंचाई मिलेगी, और एक प्रमुख साझेदार है फ्रांस। ऐसे में टेक और तकनीक की बात की जाए तो इसमें भी नए आयाम जुड़ते हुए नजर आएंगे इस यात्रा के जरिए। बिल्कुल नए आयाम जुड़ते नजर आएंगे। जैसे हम जानते हैं कि भारत और फ्रांस बहुत ही पुराने साझेदार हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी साझेदारी रक्षा क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़कर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते आ रहे हैं। स्पेस में हमने बहुत सहयोग किया है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस बार जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो अपने रिश्तों को एक नई परिभाषा देंगे, जिसकी स्वीकृति हमने होराइजन 2047 रोड मैप के तहत दे ही चुके हैं दोनों राष्ट्र। उसमें अब पहली बार ऐसा है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं होराइजन 2047 रोड मैप की मंजूरी के बाद। तो इसलिए यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि इस रोड मैप के तहत अब दोनों देश कैसे अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 2047 तक हम एक नया नेतृत्व विश्व को भी देना चाहते हैं। जी। इस 2047 रोड मैप को ही समझना जरूरी है अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को समझते हैं, क्योंकि उसमें ना केवल हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल की बात कर रहे हैं, हम तमाम अन्य स्तंभों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में हमने डीप टेक को भी इंक्लूड किया है। इसलिए इस बार हम कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो दोनों देश अब अगले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहां से रिश्ता नए चैप्टर को शुरू करता नजर आएगा, जिसमें हम आज की चैलेंजेस जो है उन्हीं को डिफाइन करना चाहते हैं कि उनका हम हल कैसे निकालें। जिसमें आपने सही कहा कि डीप टेक इज द, ये कह सकते हो कि ये मंत्रा है इस बार के प्रधानमंत्री के इस दौरे का, क्योंकि फ्रांस में बायलेटरल्स हो रही है, जिसमें जाहिर है कि पूरे संबंधों को देखा जाएगा। इसमें हमारे कैसे आगे बढ़कर हम इस रोड मैप को जमीन पर उतार सकते हैं, इस पर बहुत गहन चर्चा होगी। जी। और चूंकि ये G7 से एकदम पहले हो रहा है, इसलिए समझना भी जरूरी है कि भारत को इस समय एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जहां हम ग्लोबल चैलेंजेस के लिए, वैश्विक चुनौतियों के लिए भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत का पार्टनर कंट्री बना है। लेकिन यहाँ जब प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति मैक्रोन मिलेंगे तब इसी गैमेट के ऊपर, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी में भी उपस्थिति और भारत की क्षमता और ग्लोबल साउथ के लिए भारत की बुलंद आवाज, इसे आज के दौर में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। ऐसे में ममता, एक सवाल और आता है कि जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और साफ तौर पर फ्रांस के साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे भारत इनोवेट्स 2026 के जरिए, तो वहां पर जो आने वाले समय में जो युवा हैं उनको कितना बल मिलता हुआ नजर आएगा, कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी जब हम 2047 के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए। हमें अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन इकोसिस्टम, उन दोनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अचानक भारत आया और भारत ने कहा कि देखिए हमारे पास इतनी क्षमता है, नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन पर कितने साल पहले काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी ऐसी योजनाओं को धीरे धीरे हमने उतारना शुरू किया। हम अटल टिंकरिंग लैब को तो जानते हैं, लेकिन इंस्पायर जैसी, प्राइम जैसी, कितनी ऐसी, स्पार्क जैसी कितनी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से हम इनोवेशन को टियर 2 टियर 3 सिटीज, छोटे स्कूल्स के छात्रों तक पहुंचाने को आतुर है और पहुंचा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं उसमें काम करना चाहता हूं, तो आईआईटीज तक जाकर वो बोल सकता है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन मैं करना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो। और अगर पसंद आता है तो आईआईटी उनकी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। ये इकोसिस्टम तैयार करने के बाद हमने वो सब लोग जो अपने बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको भी मदद देनी शुरू की। आज का युवा ये समझे कि हम उनके पास अगर विचार है, अगर वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अवसर है, बस उन्हें आगे बढ़कर आना होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहनी बहुत जरूरी है। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जो भी देश ऐसे हैं जो बहुत अग्रणी है तकनीक के मामले में, खासकर डीप टेक के मामले में, वहां पर इन्वेस्टमेंट जीडीपी की लगभग 2.5 से 3%, 3.5%, 4% तक भी होती है।
हमारे देश में ये 1% से कम ही रही है। इसलिए अब हमको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि अभी तक बाकी कंट्रीज में देखते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ निजी क्षेत्र आगे आकर इन्वेस्ट करता है। मतलब 65% तक अगर निजी क्षेत्र, उद्योग जगत अगर इन्वेस्ट करता है शोध संस्थानों में, अनुसंधान पर, तो बाकी सरकार दे रही है। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है, सरकार ही पूरा खर्च कर रही है। लगभग 65 से 64-65% सरकार खर्च कर रही है, बाकी उद्योग जगत से आ रहा है, निवेशकों से आ रहा है। इसलिए इस इक्वेशन को बदलना जरूरी है ताकि जो इकोसिस्टम बाकी देशों में चल रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास इकोसिस्टम है, आइए हमारे साथ जुड़िए। और यहाँ भारत की सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच को समझना भी बहुत बिल्कुल जरूरी ममता, और है, यही है कि सराहना भी भारत बहुत के पास जरूरी है कि कौशल है और हमने इसी विश्व वजह के से लिए काम भारत कर रहा इसको है। अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ आज नजर भी आ रहा है और वैश्विक पटल पे भारत का वर्चस्व साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आज जब भारत और फ्रांस के बीच जो ये रणनीतिक साझेदारी है उसको नई परिभाषा मिलेगी, नया अध्याय मिलेगा और कुछ ऐसे क्षेत्र जिस पर पहले साझेदारी कभी उतनी देखी नहीं गई वो व्यापक तौर से देखी जाएगी, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ ममता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।